सभी को आकाश टेक्निकल के इस छोटे से परिवार में फिर से आपका स्वागत है। आज हम लोग लेक्चर नंबर 2 में ये सीखेंगे, सर्वेइंग का लेक्चर नंबर 2 में यह सीखने वाले हैं हम लोग कि पोलर एक्सिस क्या होता है और इक्वेटोरियल एक्सिस क्या होता है। तो सीखते हैं इस चीज़ को। ये हमने मान लिया कि ये एक अर्थ है। मैंने क्या मान लिया? ये एक अर्थ है। मैंने इस अर्थ को कंसीडर किया, मैंने अर्थ को मान लिया। ध्यान से समझिएगा, दो वर्ड हम सिखा रहे हैं। एक समझने वाले हैं हम लोग पोलर एक्सिस, एक हम लोग सीखने वाले हैं पोलर एक्सिस, और दूसरा सीखने वाले हैं इक्वेटोरियल एक्सिस। इक्वेटोरियल एक्सिस, दो वर्ड सीखने वाले हैं लेक्चर नंबर 2 में। एक का नाम पोलर एक्सिस और दूसरा का नाम इक्वेटोरियल एक्सिस। सीखते हैं। ये कलर दिख नहीं रहा है क्या? ओके, ये एक सीखेंगे हम लोग पोलर एक्सिस और दूसरा सीखेंगे इक्वेटोरियल एक्सिस। पोलर एक्सिस क्या होता है, इक्वेटोरियल एक्सिस क्या होता है, ध्यान से देखना। अगर आप इस अर्थ को दो बराबर हिस्सों में बांट दीजिए, लेकिन किस एक्सिस की मदद से? वर्टिकल एक्सिस की मदद से। देखिए, हम इसको इस तरह से बांट रहे हैं, ऐसे। देखिए, अब हम इसको आपको कैसे दिखाएं? ये एक बॉल है छोटा सा, हम इसको ऐसे बांट रहे हैं दो हिस्सों में, गोले गोले रहेगा। ये हम आपको दिखाए हैं एक जगह। ये कलर दिख नहीं पा रहा है, इसको हम सही से कलर दिखाते हैं। ये देखो, ऐसे ये अलग अलग, ये पूरे गोला पर रहेगा, वो पूरा पृथ्वी पे रहेगा। तो बताओ, ये आप हॉरिजॉन्टली बांटे हैं या वर्टिकली? हमने वर्टिकली बांटा है। तो ये जो एक्सिस पास कर रहा है पृथ्वी के बीचों बीच, पृथ्वी के दो बराबर हिस्सों में बांटने के लिए, ये जो एक्सिस है वो कैसा एक्सिस है? वर्टिकल एक्सिस है। तो इस वर्टिकल एक्सिस को बोलते हैं पोलर एक्सिस। क्या बोलते हैं इसको? पोलर एक्सिस। दिस इज नोन एज पोलर एक्सिस। पृथ्वी को दो बराबर हिस्सों में बांटने वाला वह वर्टिकल एक्सिस, जो पृथ्वी को कितने बराबर भागों में बांट दे? दो बराबर भागों में बांट दे, तो वह एक्सिस क्या कहलाता है? पोलर एक्सिस। पिछला क्लास में हम लोग कहाँ तक सीख लिए थे? पृथ्वी का शेप सीख लिए थे, अर्थ का शेप सीख लिए थे। कौन कौन सीखे थे? याद करो, ऑब्लेट स्फेरॉइड, ऑब्लेट इलिप्सॉइड और जियोइड। और जियोइड पढ़ने के बाद हम लोग सीख रहे हैं, क्या सीख रहे हैं? एक्सिस सीखेंगे। पहले हेडिंग देंगे, अभी मत देना हेडिंग, हम पहले समझा देते हैं। पोलर एक्सिस और इक्वेटोरियल एक्सिस। पोलर एक्सिस और इक्वेटोरियल एक्सिस क्या होता है वो हम जान रहे हैं। वह वर्टिकल एक्सिस जो पृथ्वी को दो बराबर हिस्सों में बांट दे, वह एक्सिस क्या कहलाता है? पोलर एक्सिस कहलाता है। तो ऐसा पोलर एक्सिस बड़ी मनी खींचा जा सकता है। तो कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कि बताओ पृथ्वी पर कितने पोलर एक्सिस खींचे जा सकते हैं? तो अनंत खींचे जा सकते हैं। क्या को भी ऐसा हिस्सा बांट सकते हो, ठीक है। एक बॉल पर करके देख लेना, एक फुटबॉल ले लो और उस पर खींच करके देखना। ऐसे जब खींचोगे तो बहुत मनी जो अति होगा, एक्सेस होगा, वो खिंचाएगा वर्टिकल प्लेन में, जो पृथ्वी को दो बराबर हिस्सों में बांट सकता है। उम्मीद करते हैं ये बात आ गई होगी समझ में। अब कहते हैं इक्वेटोरियल एक्सिस क्या होता है। ये इक्वेटोरियल एक्सिस क्या है वो जरा सीखो। इक्वेटोरियल एक्सिस क्या होता है? ये कौन सा एक्सिस था? वर्टिकल एक्सिस था। आप ये कौन सा एक्सिस ले रहे हैं? हॉरिजॉन्टल एक्सिस। ये देखो, मैंने एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस ड्रा कर दिया। ये देखो, हॉरिजॉन्टल एक्सिस ड्रा कर दिया। ये क्या करेगा? यह वैसा हॉरिजॉन्टल एक्सिस है जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांट रहा है। ये भी पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांट रहा है, लेकिन ये कैसा है? हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल? हॉरिजॉन्टल है। तो जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटेगा उसको बोला जाता है इक्वेटोरियल एक्सिस। उसको क्या बोला जाता है? इक्वेटोरियल एक्सिस। तो फिगर ड्रा करिएगा और उसके बाद लिखिएगा। मैं लिख देता हूं यहाँ पर पूरा का पूरा, डिफिनेशन लिखना नहीं है, आपको समझना है खुद से कि कौन वर्टिकल है और कौन हॉरिजॉन्टल है। हम नाम लिख देते हैं सिर्फ। दिस इज नोन एज पोलर एक्सिस। पोलर एक्सिस। दिस इज नोन एज इक्वेटोरियल एक्सिस। इक्वेटोरियल एक्सिस। एक है पोलर एक्सिस और दूसरा है इक्वेटोरियल एक्सिस। आ रही बात समझ में? तो पोलर एक्सिस, अच्छा ये किन्हीं को दिमाग में ये ना चल रहा होगा कि ये जाकर के पृथ्वी पर लाइन खींचा हुआ है। नहीं मेरे भाई, ये काल्पनिक माना गया है रेखा,
ठीक है, एक काल्पनिक माना गया है, इमेजिनरी लाइन माना गया है, ठीक है, ऐसा ना कि जाकर के कोई खींच दिया जाकर के, ऐसा कुछ भी नहीं है, मान लिया गया है, ठीक है। तो अब पूछा जाता है कि इनका लेंथ कितना कितना होता है, वो जरा बताइए। पोलर एक्सिस का लेंथ कितना होता है, तो यहां पर लिखिएगा लेंथ ऑफ polar axis is approximate is equal to and length of equatorial axis is approximate equal to, दोनों का वैल्यू लिख लीजिएगा, याद कर भी लीजिएगा, उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट लिख करके याद कर लीजिएगा तो आपको फ़ायदा रहेगा। 12 लाख, इसका लिखिएगा 12,713 किलोमीटर, और इसका लिख लीजिएगा लेंथ ऑफ इक्वेटोरियल एक्सिस को 12,756 किलोमीटर। दोनों का लेंथ एग्जैक्ट तो पूछा नहीं जाता है एग्जाम में, बट पढ़ लेने में क्या अर्ज है। हम क्या बोल रहे हैं, लेंथ ऑफ पोलर एक्सिस, यानी ये वाला एक्सिस का लेंथ कितना होता है 12, कितना आप पढ़ सकते हो, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, यानी 12,713। इसको कैसे करोगे 12,756 किलोमीटर, और ये क्या हो गया 12,713 किलोमीटर दोनों को। चलिए अब एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, वो जरा देख लीजिए। एक पूछा जाता है, वो भी लिख लीजिए, एग्जाम में ये भी पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है, डिफरेंस। पहले ये बताओ कि पोलर एक्सिस, एक बात बताना कि पोलर एक्सिस और इक्वेटोरियल एक्सिस में बड़ा कौन है, कौन बड़ा है, इक्वेटोरियल एक्सिस। ऐसा क्यों जाता है पता है, अभी तो हम पूरी तरह से स्फीयर बनाए हैं, लेकिन ये स्फीयर नहीं, चपटा है। चपटा होने के कारण इक्वेटोरियल एक्सिस बड़ा और पोलर एक्सिस क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। तो यहाँ पर लिख दो पोलर एक्सिस या इक्वेटोरियल एक्सिस is greater than polar axis। एक चीज और पूछा जाता है कि दोनों का डिफरेंस कितना आता है, तो यहां पर से ये पॉइंट भी नोट करिएगा, डिफरेंस बिटवीन इक्वेटोरियल एक्सिस एंड पोलर एक्सिस। Equatorial axis and polar axis, difference between equatorial axis and polar axis is equal to is equal to 41.95। कितना होता है ज़्यादा, 42.95, 42.95 किलोमीटर। फिर से हम बोलना चाह रहे हैं, जो इक्वेटोरियल एक्सिस होता है वो ज़्यादा होता है किससे, पोलर एक्सिस से। कितना ज़्यादा होता है, 42.9 किलोमीटर ज़्यादा होता है, लगभग 42.9 किलोमीटर। इसको लगभग में कर लेना, लगभग इतना ज़्यादा होता है। आ गई बात समझ में यहाँ तक। चलिए इसके बाद हम लोग आगे पढ़ते हैं, आगे हम लोग क्या पढ़ते हैं वो ज़रा सीखते हैं। इतना पढ़ा जाता है, एग्जाम में पूछा भी जाता है। एक कलर दिख रहा है, किसको कौन सा एक्सिस बोलते हैं। चलिए अब नेक्स्ट हेडिंग दे दीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट हेडिंग दे दीजिए, ऑब्जेक्टिव। अब ये समझ ही में ना आया होगा हेडिंग क्या देना चाह रहे हैं, नहीं समझ में आया, जरा समझिए इस पार्ट को। ऑब्जेक्टिव कहने का मतलब क्या हुआ कि आप सर्वेइंग कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। अब इसका कुछ ना कुछ पर्पस होगा, उद्देश्य होगा। तो आपका ऑब्जेक्टिव क्या है करने का, सर्वे करने का ऑब्जेक्टिव क्या है, मुद्दा क्या है, क्यों कर रहे हैं सर्वे। तो किया जाए तो पहले लिखते हैं क्यों किया जाता है सर्वे। मैप को प्रिपेयर करने के लिए, मैप बनाने के लिए सर्वे परफॉर्म किया जाता है।
ठीक है, तो लिखते हैं यहां पर टू प्रिपेयर, इसमें लिखिएगा ऑब्जेक्टिव क्या है, टू प्रिपेयर मैप of surface of ground, map of surface of ground। मैंने ये क्यों हेडिंग देकर लिखाया है, ध्यान से सुनना। आपको सर्वे करने का उद्देश्य क्यों है, आप सर्वे क्यों परफॉर्म कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं सर्वे। याद करो डेफिनेशन लिखा थे सर्वे का कि रिलेटिव पोजीशन बताने के लिए हम लोग सर्वे कर रहे हैं। तो रिलेटिव पोजीशन क्यों बताऊं किसी का, मैप बनाने के लिए। क्या बनाने के लिए, मैप। जैसे आपका घर है कहीं पर लोकल स्थिर, कहीं पर घर होगा ना, तो घर को आपको किसी के मैप में दिखाना होगा, तो उस मैप में दिखाने के लिए आपको सर्वे परफॉर्म करना होगा। यानी आपका पर्पस क्या है, मैप बनाना। आपका पर्पस क्या है, मैप बनाना। यानी ऑब्जेक्टिव आपका क्या है, टू प्रिपेयर मैप ऑफ सरफेस ऑफ ग्राउंड। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट सीखते हैं टाइप्स ऑफ सर्वे। नेक्स्ट हेडिंग हम लोग देंगे टाइप्स ऑफ सर्वे। हेडिंग दीजिएगा टाइप्स ऑफ सर्वेइंग। टाइप्स ऑफ सर्वेइंग। टाइप्स ऑफ सर्वेइंग में हम लोग क्या सीखेंगे, टाइप्स ऑफ सर्वेइंग सबसे पहले लिखेंगे on the basis of accuracy, on the basis of accuracy, on the basis of accuracy। नहीं समझ में आया, सर्वेइंग का टाइप्स पढ़ने वाले हैं। सर्वेइंग कितने प्रकार के होते हैं, किस आधार पर, आधार भी नहीं समझ में आया होगा, पता है मुझे। क्या समझ में आया वो जरा समझो। मान लिया जाए कि आप किसी क्लास में बैठे हुए हैं, किसी वर्ग में, किसी कक्षा में बैठे हुए हैं, तो आप उस कक्षा को कई तरीकों से बांट सकते हैं। ये तरीका को बोलते हैं यहाँ पर बेसिस। आप आधार क्या लिए, आप कैसे बांट सकते हैं क्लास को, समझना। लड़का लड़की, किसके आधार पर बांटे लड़का लड़की, जेंडर के आधार पर, लिंग के आधार पर आपने क्या कर दिया, क्लास को दो भागों में बांट दिया। यानी बेसिस आप किसको लिए, जेंडर को। रंग के भी आधार पर बांट सकते हैं, कलर के आधार पर, एक गोला एक काला, तो आपने किसको बेसिस लिया, कलर को बेसिस लिया। हाइट के आधार पर भी बांट सकते हैं, तो आपने बेसिस किसको लिया, हाइट। तो उसी तरह से सर्वेइंग को बांटा जा रहा है, क्लासिफाइड किया जा रहा है, किसके बेसिस पर, एक्यूरेसी। अब एक्यूरेसी मतलब क्या होता है जी, शुद्धता। आप माप रहे हैं उसमें कितनी एक्यूरेसी है, कितना बेहतर आप माप रहे हैं, कितना शुद्ध माप रहे हैं। तो उसके आधार पर जो सर्वेइंग होता है वो कितने तरह के, दो तरह के। नाम क्या होता है, सीख लो। नाम होता है, पहला सर्वेइंग का नाम प्लेन सर्वे। क्या नाम होता है, पहला सर्वे का नाम प्लेन सर्वे। दूसरा सर्वे का नाम होता है जियोडेटिक सर्वे। दूसरा सर्वे का नाम जियोडेटिक सर्वे। फिर से समझो, एक्यूरेसी के आधार पर सर्वे कितने प्रकार के, दो प्रकार के। कितने प्रकार के, दो प्रकार के। पहला सर्वे का नाम प्लेन सर्वे, दूसरा सर्वे का नाम जियोडेटिक सर्वे। नाम अभी नहीं पता चल रहा होगा कि प्लेन सर्वे जियोडेटिक सर्वे किसको कहते हैं, लेकिन आगे बताएंगे तो समझ में आ जाएगा। पहले सीख लो कि ये जो दोनों सर्वे होता है वो किसके आधार पर होता है, एक्यूरेसी के आधार पर। कितने प्रकार के, दो प्रकार के, प्लेन सर्वे और जियोडेटिक सर्वे। टाइप्स ऑफ सर्वेइंग ऑन द बेसिस ऑफ एक्यूरेसी। ऑन द बेसिस ऑफ एक्यूरेसी दो, एक प्लेन और दूसरा जियोडेटिक। चलिए डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले हेडिंग दीजिएगा, सबसे पहला आप हेडिंग दीजिएगा प्लेन सर्वे। सबसे पहले हेडिंग दीजिए प्लेन सर्वे। क्या होता है प्लेन सर्वे, ठीक है। तो लिखिए, इसमें पॉइंट बाय पॉइंट नोट डाउन करके लिखिएगा, इसमें पॉइंट बाय पॉइंट करके लिखिएगा। पहला पॉइंट में लिखिएगा, इन दिस सर्वे कर्वेचर ऑफ अर्थ, कर्वेचर ऑफ अर्थ। ये लिखा हुआ, एक मिनट, ना लिखा हुआ अगर पता चले तो
हम बता देते हैं, फिर से सही से लिख देते हैं, COR कर्वेचर। क्या लिखा हुआ जरा ध्यान से देखना, CURVATURE कर्वेचर ऑफ अर्थ। समझाएंगे, कर्वेचर ऑफ अर्थ is not considered दूसरा इस सर्वे में क्या होता है, ये सर्वे कभी भी परफॉर्म किया जाएगा तो स्मॉल एरिया के लिए, इट इज यूजफुल फॉर अ स्मॉल एरिया, इट इज यूजफुल फॉर अ स्मॉल एरिया। अब बात आती है कि वह स्मॉल एरिया कितना होती है, तो लिखिएगा एरिया लेस देन 250 किलोमीटर स्क्वायर या 195.5 किलोमीटर स्क्वायर से कम होना चाहिए। एरिया एक 250 किलोमीटर स्क्वायर और 195.5 किलोमीटर स्क्वायर से एरिया कम होना चाहिए, तब प्लेन सर्वे को परफॉर्म किया जाता है। नहीं समझ में आया होगा पक्का? अब जरा समझो प्लेन सर्वे कहते किसको है, जरा इसको हम थोड़ा मिनिमाइज करते हैं। अब ध्यान से समझना, ध्यान से समझने का प्रयास करना। ये पृथ्वी है, प्लेन सर्वे ध्यान से समझना, ये पृथ्वी है। जरा ईमानदारी से सोच करके बताना, ये जो पृथ्वी है इसकी सतह ये सरफेस, ये वाला सरफेस जरा देखो तो कर्व है क्या? मुड़ा हुआ नहीं है मेरे भाई, देखो ना मुड़ा हुआ, एकदम कर्व है। पूरी सतह क्या है? कर्व है, मुड़ा हुआ। और हम लोग कहाँ पर रहते हैं? इस सतह पर ही तो रहते हैं हम लोग कहाँ पर रहते हैं? ये पृथ्वी के सतह पर ही तो ऊपर ऊपर रहते हैं। तो बताओ अगर हम सर्वे करने जाएंगे तो ये पृथ्वी का कर्व रहेगा कि नहीं रहेगा? नो डाउट रहेगा। लेकिन आप एक छोटे से एरिया को कंसीडर करिएगा, अभी इस पृथ्वी के पास आपको क्या दिखा? पूरा सरफेस क्या है? कर्व है। एक पूरा सरफेस क्या है? कर्व है। अब हम क्या आपको बोल रहे हैं कि इस कर्व सरफेस को आप क्या कर रहे हैं? इस कर्व सरफेस को जब आप एरिया छोटा सुन कंसीडर करिएगा, एकदम छोटा सुन कंसीडर करिएगा, एरिया एकदम छोटा सुन, दिखाऊं करके, एकदम छोटा सा एरिया कंसीडर करिएगा। तो देखो एकदम छोटा सा एरिया कंसीडर करोगे तो ये जो सरफेस हो जाएगा ना, ये प्लेन फील होने लगेगा। प्लेन मतलब एकदम समतल फील होने लगेगा। देखो मैंने एक छोटे से एरिया को कंसीडर किया तो ये आपको जो सतह दिख रहा होगा यहाँ से यहाँ तक, ये आपको प्लेन दिख रहा होगा, एकदम समतल दिख रहा होगा, यानी कर्व नहीं दिख रहा होगा, मुड़ा हुआ आपको नहीं दिख रहा होगा। ऐसे जैसे मुड़ा हुआ दिख रहा है ना, ऐसा आपको नहीं दिख रहा होगा। कब? जब आप छोटे से एरिया को कंसीडर किए तो आपको जो कर्व दिखा वो आपको कर्व नहीं दिखा, आपको मुड़ा हुआ आपको नहीं दिखा, आपको प्लेन दिखने लगा। तो हम क्या बोल रहे हैं कि आप जब छोटे से एरिया को कंसीडर कीजिएगा तो पृथ्वी के सतह को हम लोग प्लेन मान लेते हैं, ना कि कर्व मानते हैं। कर्व मतलब ऐसे नहीं मान करके स्टडी करते हैं, ऐसे मान करके स्टडी नहीं करते हैं, क्योंकि ये कर्व है और ये क्या है? प्लेन। तो जब आप छोटे से एरिया को कंसीडर करिएगा तो उस टाइम पृथ्वी की सतह को क्या मान करके करिएगा स्टडी? प्लेन मान करके स्टडी करिएगा। और जब प्लेन मान करके स्टडी करिएगा तो यह कौन सा सर्वे कहलाएगा? प्लेन सर्वे कहलाएगा। बाबू रे आया समझ में? तो आगे बढ़ते हैं। अब डाटा इसका पूछा जाता है, प्लेन सर्वे का एग्जांपल में डाटा पूछा जाता है कि बताओ प्लेन सर्वे जो कंसीडर होगा वो कौन से एरिया के लिए कंसीडर होता है? ये स्मॉल एरिया में यूजफुल होता है। कितना एरिया के लिए हम बात करेंगे? 250 किलोमीटर स्क्वायर एरिया से कम होगा तब आप स्टडी करने के लिए क्या करिएगा? कौन सा? प्लेन सर्वे परफॉर्म करिएगा। या कोई बुक लिखता है 195.5 किलोमीटर स्क्वायर। उम्मीद करते हैं पूरी की पूरी बातें समझ में आई होगी। ठीक है, तो आगे बढ़ें। चलो अब और भी कुछ चीजें सीखते हैं। ठीक है,
इसमें जो 2 पॉइंट यहाँ पर था अवेलेबल, ये 2 पॉइंट जो प्लेन बन गया है, ये 2 प्लेन बन गया है, इस प्लेन को हम बाहर निकाल रहे हैं। इस प्लेन को हम क्या कर रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं। जरा देखना ध्यान से, इस प्लेन को हम क्या कर रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं। ये मैंने निकाल दिया प्लेन को बाहर। ये यहाँ का प्लेन सतह है, यहाँ पर का प्लेन सतह थोड़ा बड़ा दिखा रहे हैं। अब क्या कर रहे हैं, इस प्लेन सतह पर से 2 बिंदु है, प्लेन सतह पर 2 बिंदु उपस्थित है। इस 2 बिंदु से हम क्या कर रहे हैं, दो बिंदु पर हम क्या कर रहे हैं, प्लम्बॉब ड्रा कर रहे हैं। क्या ड्रा कर रहे हैं, प्लम्बॉब। क्या ड्रा कर रहे हैं, अब समझ ही में ना आएगा ये प्लम्बॉब क्या होता है। जानते हो मिस्त्री के पास जब देखो ना तो एगो ऐसा साहुल जिसको बोलते हो, साहुल, उसको हम लोग सिविल इंजीनियरिंग में क्या बोलते हैं, प्लम्बॉब। क्या बोलते हैं इसको, प्लम्ब बॉब। क्या इसको बोलते हैं, प्लम्ब बॉब। ठीक है, एक ए पॉइंट यहाँ है, एक बी पॉइंट यहाँ है। अगर यहाँ पर से और यहाँ पर से अगर प्लम्ब बॉब को ड्रा करते हैं तो ड्रा करने के बाद या लटकाते हैं तो देखते हैं, और इस लाइन को क्या बोलते हैं, प्लम्ब लाइन। क्या बोलते हैं इसको, प्लम्ब लाइन। ये भी क्या है, प्लम्ब लाइन। तो दोनों प्लम्ब लाइन एक दूसरे से समानांतर है। एक दूसरे से क्या है, समानांतर। कब, जब हम पृथ्वी की सतह को क्या मान लिए हैं, प्लेन मान लिए हैं। जब पृथ्वी की सतह को प्लेन मान लीजिएगा और किसी 2 बिंदुओं से आप प्लम्ब बॉब ड्रा करिएगा, प्लम्ब बॉब को ड्रा करिएगा, तो प्लम्ब लाइन जो मिलेगा वो एक दूसरे से क्या होंगे, पैरेलल। तो लिख लीजिए इस पॉइंट को, ये दोनों इंस्ट्रूमेंट क्या है जी, प्लम्ब बॉब है। ये क्या है, प्लम्ब बॉब। और ये क्या है जी, ये क्या है, प्लम्ब लाइन। ये क्या है, प्लम्ब लाइन। ठीक है, तो यहां पर लिखते हैं 2 प्लम्ब लाइन, 2 प्लम्ब लाइन पैरेलल टू ईच अदर, पैरेलल टू ईच अदर if we consider, if we consider, if we consider surface of earth is plane। जरा सेंटेंस को बढ़िया से समझो, क्या लिखे हैं, 2 प्लम्ब लाइन, 2 प्लम्ब लाइन पैरेलल टू ईच अदर, पैरेलल टू ईच अदर इफ, कब जी, जब आप सर्वे परफॉर्म करते समय सरफेस को कैसा कंसीडर करके चलिएगा, प्लेन कंसीडर करके चलिएगा। उम्मीद करते हैं ये बात समझ में आई होगी। ओके, आगे बढ़ते हैं, चलिएगा मैं आगे बढ़ता हूं। अब क्या कर रहे हैं, ये जो यहां पर से प्लेन सरफेस हमको प्राप्त हुआ था, अब प्लेन सरफेस में से हम क्या कर रहे हैं, ध्यान से सुनते जाना। ये कोई प्लेन सरफेस था, ऐसा ऐसा वहां पर कोई प्लेन सरफेस था, यहां पर कोई ऐसा प्लेन सरफेस था, ऐसा। हमने क्या किया, इस प्लेन सरफेस पर 3 को बिंदु मार्क कर लिया। कितने बिंदु मार्क कर लिया, 3 बिंदु, एक यहां, एक यहां, एक यहां। 3 को बिंदु मार्क कर लिए और तीनों बिंदुओं को मैंने क्या कर दिया, मिला दिया। तीनों बिंदुओं को मैंने क्या कर दिया, मिला दिया। नाम दे दिया कुछ, ए बी सी। अब कोई भी इसे देख करके बता देगा और बोल देगा कि सर ये ट्रायंगल है, यस या नो, है ट्रायंगल, हम भी कह देते हैं। लेकिन ये कब ट्रायंगल बना है जी, जब सतह को क्या माने हो, प्लेन। तो ये ट्रायंगल का नाम भी क्या हो जाएगा, प्लेन ट्रायंगल। तो बताओ, दिस ट्रायंगल, अगर आप बाहर निकालिए इस ट्रायंगल को, तो ये ट्रायंगल ऐसा हमको प्रतीत हुआ है, ए बी सी। दिस ट्रायंगल इज नोन एज प्लेन ट्रायंगल। दिस ट्रायंगल इज नोन एज, देखो फिर से हम बता रहे हैं ये ट्रायंगल कैसे आपको प्राप्त हुआ। आप ये पृथ्वी की सतह को आप क्या माने, प्लेन माने। छोटे से हिस्से के लिए आपने क्या माना, प्लेन माना।
प्लेन मानने के बाद क्या किया, ये प्लेन सतह निकाल ली, ये प्लेन सतह पर 3 को बिंदु मान ली और तीनों बिंदु को मिला दिए। जैसे तीनों बिंदु को मिलाए तो एक ट्रायंगल बन करके हमको आया, और जो ट्रायंगल बन करके आया उस ट्रायंगल का नाम प्लेन ट्रायंगल। और इसमें उपस्थित जो एंगल होगा, ये जो यहाँ पर एंगल बनेगा, इस एंगल का नाम प्लेन एंगल। तो लिखते हैं यहाँ पर एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी इज इक्वल टू प्लेन एंगल। कौन सा एंगल है ये सब जी? प्लेन एंगल है, क्योंकि ये एंगल किस में बन रहा है? प्लेन ट्रायंगल में बन रहा है, इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा? प्लेन एंगल। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। एक बात और इसमें होती है, कॉमन क्या होती है कि इनके तीनों कोनों का योग हमेशा क्या होता है? 180। तीनों कोनों का योग क्या होता है? 180। तो लिख लेना एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी इज इक्वल टू, एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। 180 डिग्री। मैंने क्या क्या सीख लिया प्लेन ट्रायंगल में? प्लेन सर्वे में मैंने क्या क्या सीख लिया? देख लो, प्लेन सतह मान करके इस प्लेन सतह पर से अगर आप प्लम्ब बॉब ड्रा करिएगा तो प्लम्ब बॉब एक दूसरे से क्या होंगे? पैरेलल होंगे। एक दूसरे से क्या मिलेंगे? पैरेलल मिलेंगे। और इस प्लेन सतह पर 3 बिंदु मान करके एक ट्रायंगल ड्रा करेंगे तो जो ट्रायंगल बनेगा उस ट्रायंगल का नाम प्लेन ट्रायंगल। और प्लेन ट्रायंगल का जो तीनों कोनों का जो होता है वो 180 डिग्री होता है, और इसमें बनने वाले जो एंगल होते हैं उसे बोलते हैं प्लेन एंगल। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग अगले क्लास में, नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीखेंगे जियोडेटिक सर्वे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीखेंगे जियोडेटिक सर्वे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। जितना पढ़ाए हैं उसको रिवाइज कर लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे जियोडेटिक सर्वे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद इतना पढ़ने के लिए। आपका और आपका प्यार इसी तरह से बना रहे, मैं यही कामना करता हूँ। चलिए तो आज के लिए इतना ही रखता हूँ।